नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सौरमंडल से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर प्रश्न आएगा और साथ ही साथ उसके हम लोग यहाँ पर आंसर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर जल चक्र अर्थात जल मौजूद है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जहां पर जल पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वैसे क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये क्षुद्र ग्रह जो है किन ग्रहों के बीच में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित है। इसका मतलब ये है कि दूसरे का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा अर्थात ट्विंस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से शुक्र ग्रह जो है वह आकार और द्रव्यमान देखने में भी और वैसे भी बिल्कुल पृथ्वी के समान ही लगती है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का ट्विंस अर्थात जुड़वा या जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है। तो तीसरे का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में डॉट डॉट स्थान पर आता है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है ये पूछ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। इसका मतलब वरुण का कौन सा स्थान आता है, चौथा आता है। उसके बाद कौन सा है वरुण के बाद, तो पृथ्वी है। उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान, ध्यान दीजिएगा, सूर्य में 6 परतें पाई जाती हैं। एक कोर कहा जाता है, दूसरे वाले को रेडिएक्टिव जोन कहा जाता है, तीसरे वाले को कॉन्वेक्टिव जोन कहा जाता है और चौथे वाले को फोटोस्फीयर या इसी को सूर्य का सतह कहा जाता है। तो पूछ रहा है ये कि इस सतह का तापमान कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और यदि केंद्र की बात करें तो केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वाला पूछ रहा है। तो सूर्य के पृष्ठीय तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब पांचवे का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और इसके ऊपर वर्णमंडल, उसके बाद कोरोना या क्रीट वाला भाग पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद अर्थात उपग्रह नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे इस सौरमंडल में बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। बुध और शुक्र जो है ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। और यदि ये कहा जाए सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह पाए जाते हैं, तो हमारा वर्तमान समय में हो गया है शनि। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाए, क्योंकि शुक्र तो है नहीं। इसका मतलब है कि छठे का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। ध्यान दीजिएगा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और किस ग्रह को क्या क्या कहा जाता है इसको समझना, और क्यों कहा जाता है इस चीज को भी समझना। ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह को अधिक ताप होने के कारण चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ शुक्र के बाद यदि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के पर जो है अधिक जल होने के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ यदि मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। और साथ ही साथ यदि बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति पर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है पीला ग्रह कहा जाता है। और यदि शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह पर
नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो है काला ग्रह कहा जाता है। और साथ ही साथ बात करें यदि अरुण की, तो अरुण पर जो है मेथेन की अधिकता के कारण जो है हरा ग्रह कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि शुक्र को अधिक तापमान के कारण चमकीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लौह ऑक्साइड पाए जाने के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को SO2 की अधिकता के कारण पीला ग्रह कहा जाता है। शनि को नाइट्रोजन के कारण काला ग्रह कहा जाता है और अरुण को मेथेन के कारण हरा ग्रह कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसमें से सातवां क्या था, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब ये है लाल किसको कहा जाएगा, मंगल को। तो सातवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सातवें का किसको लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सातवें का सी हो जाएगा, ठीक है। सातवें का सी मंगल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखी थी। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसको सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें गैलीलियो कौन सा विकल्प है, तो इसमें पहला ही विकल्प है आठवें का ए गैलीलियो, ठीक है। अब हम लोग नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, ये पूछना क्या चाह रहा है। सूर्य के वर्णमंडल के ऊपर वाला भाग जो पाया जाता है उसी को कहा जाता है कोरोना या किरीट, और यह तब दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के दौरान, ठीक है। सूर्य में 6 परतें पाई जाती हैं। सबसे नीचे वाले कोर कहा जाता है, उसके बाद रेडियोएक्टिव जोन कहा जाता है, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है, उसके बाद फोटोस्फीयर कहा जाता है, उसके बाद क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, उसके बाद वाले को कोरोना या किरीट कहा जाता है। इसका मतलब कब दिखाई देता है कोरोना या किरीट, सूर्य ग्रहण के दौरान। इसका मतलब नवे का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के दौरान, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति। इसका मतलब 10वें का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। इधर देखिए, सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह तो है बृहस्पति, उसके बाद बात करें तो उसके बाद है शनि, उसके बाद बात करें तो ये है अरुण, उसके बाद बात करें तो ये है वरुण, और उसके बाद बात करें उसके बाद ये है पृथ्वी, और उसके बाद बात करें तो ये है शुक्र, और उसके भी बाद बात करें तो ये है हमारा मंगल, और उसके भी बाद बात करें तो हम लोग जानते हैं कि वो है बुध। इसका मतलब यह कि सबसे बड़ा तो बृहस्पति है और सबसे छोटा कौन सा है, बुध। ये पूरा का पूरा क्रम भी याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में इसका क्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा क्या क्रम है, ठीक है। तो ये था 10वां, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति, ऑप्शन बी, ठीक है। 10वें का बी हो गया। अब हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ये कई बार एग्जाम में हमारे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, निहारिका जो है, निहारिका को सौरमंडल का जनक तो कहा जाता है, लेकिन निहारिका को सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता है। निहारिका जो होता है वह मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के गैसों का एक बहुत ही बड़ा झुंड होता है, ठीक है। तो निहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है, लेकिन निहारिका को सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह है कि 11वें का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रह की बात नहीं की है, यहीं से अक्सर गलती होती है। हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि ग्रह पूछ रहा है या उपग्रह पूछ रहा है, खगोलीय पिंड पूछ रहा है। अक्सर हम लोग सिर्फ देखते हैं और उल्टा सीधा उत्तर कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये है निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है। ऑप्शन ए है मंगल, पृथ्वी, प्लूटो, बुध। इसका सही हो जाएगा 12वें का सी प्लूटो, क्योंकि यहाँ पर ग्रह या उपग्रह की बात नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा ऐसे समझो, हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं ये सूर्य स्थित है, तो सूर्य के सबसे पास में जो स्थित है ये है बुध, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद है शुक्र, उसके बाद बात करें तो ये है पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद यहाँ पर है प्लूटो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, सूरज की किरणें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ेंगी तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा। वो दूसरी कारण है कि यहाँ पर होगा
क्या होता है मैंने पहले बताया है, ठीक है। और यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे कम पड़ेगी, इसका मतलब तापमान यहाँ पर सबसे कम होगा, और उससे ज़्यादा यहाँ पर होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर होगा, और इधर सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ठंडा कौन सा होगा, ये होगा। ये विकल्प में नहीं रहेगा तो इसको कहेंगे, ये विकल्प में नहीं रहेगा तो ये इसको कहेंगे। तो सबसे ठंडा विकल्प के अनुसार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12वें का सी, प्लूटो, ठीक है। और यदि ये कहा जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ग्रह की बात करेंगे तो वो हो जाएगा वरुण, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि खगोलीय पिंड में ऐसा कौन सा है जिसकी दूरी सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है शनि, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। सीधी सी बात है, जब यहाँ पर ये प्लूटो है ना, अब पृथ्वी कहाँ पर है, ये, इसका मतलब ये है कि ये सबसे दूर होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा। इसका मतलब ये है कि 13वें का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्लूटो, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रह या उपग्रह की बात नहीं किया गया। 13वें का कौन सा सही हो जाएगा, डी, प्लूटो कहाँ पर है, डी नंबर पे, 13वें का डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, पल्सर होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर जो होते हैं वह तेजी से घूर्णन करने वाले तारे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसका हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सूर्य के बाद पूछ रहा है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 15वें का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य की सबसे बाह्यतम परत को जो कहा जाता है वह है कोरोना या क्रीट। और यदि ये कहा जाए सूर्य के सतह को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। और सूर्य के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो कोर कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, कोरोना या क्रीट, ऑप्शन सी 16वें का। अब हम लोग देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम। ध्यान दीजिएगा, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रहों में से सारे के सारे ग्रह जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन 2 ग्रह शुक्र और अरुण, 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल पृथ्वी के उल्टा। इसका मतलब है कि इसमें यही पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा, वीनस, यूरेनस। वीनस का मतलब ये है हमारा शुक्र हो जाएगा, यूरेनस का मतलब ये है कि अरुण, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। 17वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 18वां देखते हैं। 18वां है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है, तो ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000वां भाग है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 18वें का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध। इसका मतलब ये है कि 19वां का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, बुध। अब हम लोग देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, सुपरनोवा है, तो ध्यान दीजिएगा, सुपरनोवा जो है वह एक विस्फोटक तारा है, और सुपरनोवा को ही अभिनव तारा भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है 20वें को हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्फोटित तारा। उतारा लिख उठा है, कोई बात नहीं, विस्फोटित तारा है, ठीक है। 20वें का सी। अब हम लोग देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया कि पृथ्वी पर जल की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट अर्थात नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये 21वें का कौन सा सही हो जाएगा, तो 21वें का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 22वां। 22वां है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है आपतन। इसका मतलब ये है कि 22वें का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आपतन, ठीक है। मतलब आपतन का मतलब आने वाली ऊष्मा। अब 23वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। कहने का मतलब है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, चाहे हमारे पास कहा जाए चाहे पृथ्वी तक कहा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास
8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, या कह सकते हैं टोटल 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, मिनट को सेकंड में बदल लेंगे। इसका मतलब यह है कि 23वें का सही हो जाएगा ऑप्शन ए 500 सेकंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग जानते हैं कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। और 2006 के पहले की बात करें तो 9 थे। ठीक है, इसका मतलब है कि बी हो जाएगा 24वें का बी 8। अब हम लोग देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। वही चीजें हैं, सूर्य आतप का मतलब जो सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की जो ऊष्माएं आती हैं, वह पृथ्वी पर असमान वितरण क्यों पाया जाता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्यों पाया जाता है, ये पूछ रहा है। सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण पाया जाता है, मतलब सूर्य से आने वाली किरणों का असमान वितरण क्यों पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी जो है लगभग गोलाकार है, जिसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पर सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम पड़ती हैं यहाँ पर तापमान कम होता है। ठीक है, ये मैंने अक्षांश देशांतर में बताया था। इसका मतलब ये है क्या हो जाएगा, पृथ्वी की गोलाकार आकृति। 25 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो हो गया प्लूटो, प्लूटो हो गया। ठीक है, एक हो गया चेरान। ठीक है, एक हो गया सेरस, एक हो गया एरिस। यही जो है बौने ग्रह हैं। इसी में से देखते हैं कौन सा विकल्प है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें एक विकल्प है एरिस, ऑप्शन सी बौने ग्रह है। ठीक है, इसका मतलब 26वें का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये याद रखिएगा। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष की दीर्घतम अवधि किस ग्रह पर होती है, ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, जो ग्रह सूर्य के निकटतम होगा वहां पर वर्ष की अवधि उतना कम होगी, और जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा वहां पर वर्ष की अवधि जो होती है वह उतनी ही ज्यादा पाई जाती है। और हम लोग जानते हैं वरुण जो है दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे दूर है। इसका मतलब यह है कि वरुण पर वर्ष की अवधि जो होगी वह सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, पृथ्वी। इसका मतलब नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून को होंगे वरुण कहा जाता है। इसका मतलब 27 का सही कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 28वां है सूर्य एक प्रकार का डॉट डॉट है। तो सूर्य एक प्रकार का तारा है जिसमें स्वयं की ऊर्जा एवं स्वयं की प्रकाश पाई जाती है। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, 28वें का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब लोग देखते हैं 29वां है ग्रहों के गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो ध्यान दीजिए, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो है केपलर के द्वारा किया जाता है। और उन्होंने ही बताया कि चाहे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं या उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाएं, इनका मार्ग जो होता है वह सदैव दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, इसका मतलब 29वें का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। अब ये पूछ रहा है जो 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इनका वेग सदैव क्या होता है, नियत होता है या क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं ये मान के चलते हैं सूर्य है तो इसके ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो कभी नजदीक होते हैं कभी दूर होते हैं। और जब ग्रह निकटतम होता है तो उसे कहा जाता है उपसौर। ठीक है, और जब अधिकतम दूरी पर होता है तब इसे कहा जाता है अपसौर। अब ये पूछ रहा है कि क्या पृथ्वी की गति हमेशा बराबर होगा कि कम ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब निकटतम होगा तब उसकी गति ज्यादा होगी और जब दूर होगा तब उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है अधिकतम होगा जब सूर्य के निकट होता है। इसका मतलब जब सूर्य के निकट होगा ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है, ये भी मान लेते हैं कि पृथ्वी है। तो जब निकटतम होगा तब इसकी गति ज़्यादा होगी और जब दूर होगा तो इसकी गति कम होगी। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कौन लगाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो हम लोग कहेंगे मून अर्थात चंद्रमा लगाता है। इसका मतलब यह है कि कभी चंद्रमा भी पृथ्वी के निकटतम होगा और कभी दूर होगा। तो जब निकटतम होगा तो इसे कहा जाता है उपभू और जब ज़्यादा दूर होगा तो इसे कहा जाता है अपभू। ठीक है, इसका मतलब जब निकटतम होगा तब चंद्रमा की भी गति ज़्यादा होगी और जब दूर होगा तो चंद्रमा की भी गति कम होगी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जब
गति करते हुए निकटतम होंगे तब गति ज़्यादा होगी और जब दूर होंगे तो गति कम होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 30 का प्रश्न कर चुके हैं। 30 का कौन सा सही है? ऑप्शन बी अधिकतम होता है जब निकटतम होता है। ठीक है, 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 31वां प्रश्न। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है, तो ध्यान दीजिएगा अंतरिक्ष में कुल तारामंडल पहले 89 माने जाते थे, वर्तमान समय में 88 माने जाने लगे हैं। इसका मतलब 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 31 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हम लोग देखते हैं 32वां प्रश्न है, ओलिपस मेसी ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा ये स्थित है मंगल ग्रह पर। और मंगल ग्रह पर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है वह भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 32वें का सही हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल। अब हम लोग देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? हम लोग जानते हैं टोटल 8 ग्रह पाए जाते हैं, ऐसे समझो टोटल 8 ग्रह पाए जाते हैं। एक तो हो गया बुध, उसके बाद हो गया शुक्र, ठीक है, उसके बाद ये हो गया पृथ्वी, उसके बाद ये हो गया मंगल। इन 4 ग्रहों को तो कहा जाता है पार्थिव ग्रह। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह, क्योंकि इनका निर्माण जो है बिल्कुल पृथ्वी के समान है। और इन्हीं को कहा जाता है आंतरिक ग्रह और इन्हीं को कहा जाता है ठोस पिंड। और इन ग्रहों को छोड़कर बाकी जो 4 ग्रह पाए जाते हैं, एक हो गया जिसमें से बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये जो 4 ग्रह हैं इन्हें कहा जाता है जोवियन ग्रह। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जोवियन ग्रह या इन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह। इसका मतलब ये है कि पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है नहीं। बृहस्पति जो है ये बृहस्पति जो होगा वह जोवियन ग्रह के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब यह है कि 33वें का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 34वां प्रश्न। 34वां है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अब इसमें यह पूछ लिया है बृहस्पति, जोवियन का मतलब होता है बृहस्पति। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, इसमें कौन कौन शामिल होता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसको छोड़कर जो होगा वही होगा। तो कौन कौन सा है? शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। तो सीधी सी बात है पृथ्वी इसमें होगा? नहीं होगा, इसमें होगा। इसका मतलब पृथ्वी सही है। कौन सा विकल्प है? 34वें का डी। ठीक है, हम लोग अब 35वां देखते हैं। 35वां है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वह आता है भूकेंद्रीय सिद्धांत और इसका प्रतिपादन टालमी के द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते कॉपरनिकस आते हैं। कॉपरनिकस ने बताया कि वास्तव में पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने। 35वें का ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 36वां। 36वां है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग जानते हैं सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और हीलियम की बात करें तो हीलियम लगभग 26.5% पाया जाता है। 2% जो 2.5% जो है ये अदर गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम। विकल्प में देखते हैं ऑप्शन ए ही है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसका मतलब 36वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 37वां। 37वां है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को मतलब प्रकाश मंडल के ऊपर वाले भाग को। अभी मैंने बताया था कि सूर्य की 6 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले कोर, उसके बाद विकिरण मेखला मतलब रेडिएक्टिव जोन, उसके बाद संवहनीय मेखला, इसका मतलब यह कन्वेक्टिव जोन। उसके ऊपर कौन सा होता है? कन्वेक्टिव के ऊपर फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल के भी ऊपर कौन सा होता है? उसी को कहा जाता है क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। तो वही पूछ रहा है। इसका मतलब 37वें का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वर्णमंडल। ठीक है, कौन सा सही था? 37वें का ऑप्शन बी। ठीक है, हम लोग अब 38वां देखते हैं। 38वां है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दैनिक जीवन में भी ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि वास्तव में सूर्य हमें पूरब में ही निकलता हुआ क्यों दिखाई देता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? ध्यान दीजिए हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे गति करती है।
ये पश्चिम से पूरब, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे गति करती है। और सूर्य तो एक जगह पर स्थिर है, जब पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे गति करती है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे वहीं पर क्या होता है, स्थिर होता है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी सूरज क्या होता है, पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 38वें का कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 38वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 39वां। 39वां है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और हम लोग जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में 66 से लेकर 90 तक जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात पाई जाती है। जब उत्तरायण होगा तो वहाँ पर 6 महीने का दिन पाया जाएगा, जब दक्षिणायन होगा तो वहाँ पर 6 महीने की रात पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब चमकता है, 21 जून को, जब वहाँ पर सूरज की किरणें उत्तरायण में होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 39वें का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अब 40वां देखते हैं। 40वां है, एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया एक ग्रह के क्या है, एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, और निकटतम दूरी को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे उपसौर कहते हैं। और एक ग्रह के अपने उपग्रह से, तो कहने का मतलब जब एक ग्रह जो है अपने उपग्रह से निकटतम होगा तो उस उपभू कहा जाएगा, अधिकतम दूरी पर होगा तो अपभू कहा जाएगा, और जब सूर्य किसी ग्रह के निकटतम होगा तो उपसौर कहा जाएगा, और सूर्य किसी ग्रह के दूरतम होगा तो अपसौर कहा जाएगा। एक ग्रह के कि अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। 40वें का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 41वां। 41वां, निम्नलिखित में किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य। 41 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, यूरोपीय वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय वासी जो है शुक्र ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं, और इन्हें सौंदर्य की देवी या सौंदर्य की देवता भी मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 42वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, शुक्र। 43वां, निम्नलिखित ग्रहों में से किससे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। बस वही है, ऑप्शन बी, शुक्र है। 43वां का भी अभी मैंने बताया। हम लोग देखते हैं 44वां। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड है, यहाँ पर ग्रह नहीं पूछा है, ना तो सूर्य ना तो तारे पूछा है, कुछ नहीं, खगोलीय पिंड पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड जो है उसका उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा। 44वें का ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं 45वां। 45वां है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते। जो तारे जो होते हैं वह पूरब में कम दिखाई देते हैं और पश्चिम में ज़्यादा क्यों दिखाई देते हैं, इस चीज़ को समझना। हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति कर रही है। जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है तो आप इधर देखोगे तो तारे ज़्यादा दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ऑप्शन डी। 45वें का ऑप्शन डी। ठीक है, हम लोग देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। सीधी सी बात है, काला होगा। 46वें का ऑप्शन डी। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं 47वां प्रश्न। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पाथफाइंडर जो है सबसे पहले उतरा था। ठीक है, 47वें का डी। 48वां देखते हैं, एक ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के अक्ष का मान एवं झुकाव के तुल्य है। मतलब सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके अक्ष का झुकाव और दिन का मान जो है लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, तो यह है मंगल ग्रह। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी का मंगल का अक्षीय झुकाव और दिन का मान जो है लगभग पृथ्वी के समान ही है। उसके बाद है निम्नलिखित 49वां प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा, तारे का रंग जो है वह उसके तापमान को प्रदर्शित करता है।
तो इसका कौन सा हो जाएगा 49वें का? ऑप्शन डी। अब बचा है लास्ट प्रश्न 50वां। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है पहले बृहस्पति के माने जाते थे, अब माने जाने लगे हैं शनि के। तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 50 के 50 प्रश्न हो गए सही। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।